अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, इस वक्त तमाम तर नज़रें इस मार्च के महीने में लॉन्ग मार्च पर थीं, पीडीएम के इजलास पर थीं और कल पीडीएम का इजलास हुआ जिस पर एक बहुत मुख्तसर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मौलाना फजल रहमान साहब ने की और उसमें उन्होंने इस मार्च के फिल वक्त मुलतवी होने की बात कर दी। एक मामला जो इस्तीफ़ों का था कि तमाम तर जमातें पार्लियामान से इस्तीफ़े दें और उसके बाद लॉन्ग मार्च में आएँ ताकि उसकी इफ़ेक्टिवनेस बढ़ सके। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ और वो मौक़िफ़ बड़ा वाज़े था कि वो सिस्टम में रहकर सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, सिस्टम से बाहर आना किसी मसले का हल नहीं है। इसके साथ साथ कुछ तल्ख़ सवालात थे जो आसिफ अली जरदारी साहब ने कल जनाब नवाज शरीफ साहब से किए, जिनको रिस्पॉन्ड मरीम साहिबा ने किया। जो चेहरे थे पीडीएम के रहनुमाओं के वो बड़े वाज़े पैगाम दे रहे थे। आज भी मौलाना फजल रहमान साहब की जो एक मीडिया टॉक है उसमें भी उनके चेहरे से कह लीजिए कि कहीं ना कहीं गुस्से का इजहार है या मायूसी का इजहार है। तो ये बड़ा वाज़े है। इस वक्त एक डेडलॉक बन गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने लिए वक्त मांग लिया है कि वो अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में डिसाइड करेंगे कि आया उन्होंने मुस्ताफ़ी होने के ऑप्शन पे जाना है या नहीं जाना। लेकिन बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा कोई भी काम करेगी। अब सवाल ये है कि अगर मार्च में अब लॉन्ग मार्च मुलतवी हो गया तो ये सिर्फ चंद दिनों की बात नहीं है, बल्कि कह लीजिए कि 1-1.5 महीने से ज़्यादा वक्त अब कोई एक्टिविटी हमें बज़ाहिर शायद नज़र ना आए, क्योंकि मार्च के बाद फ़ौरन अप्रैल के आगाज़ से रमज़ान मुबारक का आगाज़ है और उसके बाद यकीनन रमज़ान में कोई प्रोटेस्ट करना आसान काम नहीं होगा और फिर गर्मी की शिद्दत बढ़ जाएगी। तो अब पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकलना या ना निकलना ये वो तमाम तर बातें हैं जो की जाती रही हैं। लेकिन बज़ाहिर इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पीडीएम जो कि एक अच्छा मोमेंटम बिल्डअप कर चुकी थी, जिसने ज़िमनी इंतखाबात में बेहतर शो पुटअप किया था, फिर सेनेट के इलेक्शन के लिए भी वो मुकाबले में नज़र आए थे, लेकिन अब बग़ैर किसी मुकाबले के, बग़ैर कोई कंपटिशन किए ही शायद बज़ाहिर पीडीएम इस सारे मामले से बाहर हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या पीपल्स पार्टी कोई लचक दिखाएगी या नहीं दिखाएगी, या पीपल्स पार्टी जिस तरह से अब तक अपने टर्म्स पे चलाती आई है पीडीएम की सभी जमातों को, अब भी पीडीएम की जमातें उसी तरह चलेंगी। क्या मौलाना फजल रहमान साहब मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, क्या पीडीएम टूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी? ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिन पर हर कोई बात कर रहा है। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम इसी मामले को डिस्कस करें और साथ साथ ये कितना साय ऑफ रिलीफ है फॉर दिस गवर्नमेंट, इसको भी मैं चाहूँगा हम डिस्कस करेंगे। इस पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है नौशीन इफ्तिखार साहिबा ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, और उस्मान बसरा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नौशीन साहिबा, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। पीपल्स पार्टी ने अपना एक मौक़िफ़ रखा, अब तक पीडीएम की तमाम तर जमातों को जो पीपल्स पार्टी कहती रही वो ही होता रहा। इस्तीफ़ों का ऑप्शन पहले दिन से ज़ेरे गौर था। पीपल्स पार्टी ने कहा जी नहीं, ऐसा नहीं करते। फिर इलेक्शंस के बायकॉट की बात थी, पीपल्स पार्टी ने कन्विंस किया, सब हुए, और आज भी अपना कार्ड प्ले कर रही है पीपल्स पार्टी। क्या चांसेस हैं कि दोबारा से कोई अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी? क्या पीपल्स पार्टी साथ चलेगी, नहीं चलेगी? किस तरह देख रही हैं आप इस मामले को? जी देखें, ये तो बिल्कुल हमारी लीडरशिप के फैसले हैं और आपस में जैसे पहले भी ये लोग अलायंस के साथ चलते आए हैं, तो अभी भी जो बज़ाहिर एक है पिक्चर वो यही है कि इंशाल्लाह ये बना रहेगा इनका इत्तेफाक। मिसअंडरस्टैंडिंग की चीजें अगर टीवी पे दिखाई जा रही हैं, मेरा नहीं ख्याल पार्टी लीडरशिप जो है वो जो भी फैसला लेगी वो आवाम को ही मद्देनजर रख के लेगी और ये बहुत पॉजिटिव होगा इंशाल्लाह। ये बताइएगा, जो कल आसिफ अली जरदारी साहब ने बात की, नवाज शरीफ साहब का वतन वापस आना किसी सूरत कबूल नहीं है, मरीम साहिबा ने यह वाज़े किया, फिर इमरान खान साहब को कातिल के करार दे दिया, मुल्क के आप प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को कातिल कह रहे हैं। डू यू थिंक इट्स अ फेयर डील? देखिए जी, मैं तो बिल्कुल कि कल भी मैं टीवी नहीं देख सकी, आपको पता है कि मेरी अपनी हियरिंग थी तो मैं उसमें भी मसरूफ थी, लेकिन बाद में जो मैंने टीवी देखा, न्यूज़ सुनी, उस पर यह कि मियाँ साहब की तबीयत ख़राब है और वो अंडर ट्रीटमेंट है, और अगर उनको ज़रूरत है वहाँ रह के अपने इलाज की, उनकी ज़िंदगी अगर ज़रूरत सबको है, वहाँ पे उनकी फैमिली है वो, तो ये तो सब कंसिडर करेंगे कि उनका इलाज मुकम्मल हो और वो फिर पाकिस्तान आए। और वो PMLN के हमारे कायद हैं, उन्होंने हमेशा कौम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, इसीलिए वो लीडर हैं, और आने वाले वक्तों में भी अगर उनको इस चीज़ से गुजरना पड़ेगा तो मेरा ख्याल है वो बिल्कुल जाएंगे, आएंगे, वो पाकिस्तान ज़रूर आएंगे। पाकिस्तान वो ज़रूर आएंगे, लेकिन मरीम साहिबा तो कह रही हैं कोई कंडीशन नहीं है, कोई सूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान आए अनलेस से कोई उनको गारंटी ना दे उनकी जान की। और वज़ीर दाखिला ने यह कहा भी है
कि जान की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है किसी की भी। लेकिन जब आप एक बहुत बड़ी चीज़ प्लान कर रहे हैं, आप सड़कों पे आने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम को निकालने की बात कर रहे हैं सड़कों पे, खुद आप मुल्क में ही नहीं हैं, तो ये किस हद तक जस्टिफाइड है? देखिए, उनकी तबीयत भी तो नासाज है, आपको पता है कि ही इज अंडर ट्रीटमेंट, और पाकिस्तान में अगर उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ या नहीं हो सका, अगर वो बाहर भी अपने इलाज के लिए गए हैं तो वो किसी कंडीशन और टर्म्स पे ही है ना। मैं हसन मुर्तज़ा साहब की जानिब बढ़ूंगा। सर, कैसे इस वक्त पीपल्स पार्टी, एक तो बड़ा लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि जरदारी साहब का स्टांस बड़ा ठीक रहा, लेकिन 9 जमातें आपसे बड़ी नाराज़गी भी कहीं ना कहीं रखे हुए हैं कि सब एक बात पर मुत्तफ़िक हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी मुत्तफ़िक नहीं हुई इस बात पर। अभी कोई चांस है CAC में कुछ मामला बदलेगा? कोई हम आर वी गोना सी द चेंज ऑफ हार्ट, हम कोई ऐसा मामला देखेंगे या बज़ाहिर मुश्किल नज़र आ रहा है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, यहाँ पर मैं समझता हूँ कि कुछ कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा। वहाँ पे PDM से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में जो टाइम लगा है, और CAC में हम इन चीज़ों को, इन मसाइल को सामने भी रखेंगे और डिस्कस भी करेंगे। हमारी गुजारिश ये है कि उनका जो इजलास था वो हमने 26 के लिए जो लाए अमल तय करना था उसके बारे में था, उसके मामला जो थे वो देखते थे, तैयारी देखनी थी। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा है कि कल के इजलास के बाद PDM का शिराजा बिखर जाएगा और PDM खत्म हो जाएगी। PDM इंशाअल्लाह ताला मेरे ख्याल में और मजबूत होगी, और PDM के जो फैसले होंगे वो बड़े देर पा होंगे, और पीपल्स पार्टी का जो स्टांस है वो कोई नया नहीं है। पीपल्स पार्टी पहले दिन से ये बात कर रही है कि हमें इस्तीफों की ऑप्शन जो है वो आखिरी ऑप्शन के तौर पे इस्तेमाल करनी चाहिए। जद्दोजहद में ये तो नहीं है कि आप जाते ही बंद गली में चले जाएं और अपनी आवाज़ जो है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें। हमारे पास फोरम मौजूद है, सेनेट है, कौमी असम्बली है, सूबाई असम्बलीज है, हम वहाँ पे अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे और हुकूमत का जो फेलियर्स हैं वो सामने लाएंगे। हम उसमें बेहतर कारकर्दगी अपनी जो है वो दिखा सकते हैं और बात कर सकते हैं, लोग की आवाज़ बन सकते हैं, इशू सियासत कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी का इसके अलावा और कोई मौक़िफ़ नहीं। लेकिन मुझे सब एक तो चीज़ वाज़ेह है कि 9 जमातें एक बात पर डिटर्मिन्ड हैं और एक पीपल्स पार्टी एक बात पर मुत्तफ़िक नहीं है। ये एक बहुत बड़ी डिवाइड है जो PDM में इस वक्त आ गई है। पीपल्स पार्टी एक बड़ी स्टेक होल्डर जमात है, बड़ी जमात है अपोजिशन की, तो ये तो वाज़ेह एक डिवाइड है जो इस वक्त आ गई है। तो फिर शिराजा कैसे नहीं बिखरेगा या मजबूत कैसे होगी PDM, ये तो फिल वक्त समझना बड़ा मुश्किल है। देखिए, मैंने आपसे पहले अर्ज की है कि यहाँ पे कोई चीज़ कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगी। पहले भी ये मसाइल सामने आते रहे हैं और पीपल्स पार्टी कन्विंस करती रही है अपने साथी जमातों को कि हमारे ये मसाइल हैं, ये इश्यूज हैं। एक तवील जद्दोजहद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। मैं किसी जमात को ये नहीं कहता कि वो छोटी है या बड़ी है या क्या है। हमने इस जमहूरियत के लिए, बहाली जमहूरियत के लिए काफ़ी काविशें की हैं, कोशिशें की हैं, कुर्बानियाँ दी हैं। हम अब इस चीज़ को, इस तसलसल को ख़त्म कैसे कर दें कि हम एक लम्हे के अंदर अपना सारा कुछ वाइंड अप करें और घर जाके बैठ जाए। हमने सियासत करनी है ना, हमने कोई इस मुल्क के अंदर अनारकी नहीं फैलानी, हमने इस मुल्क के अंदर कोई लोगों को लड़ाना नहीं है। हम जमातें इकट्ठी हैं, इंशाअल्लाह ताला जब हम मिल बैठेंगे तो सोल्यूशन भी निकलेंगे। सियासी मसाइल जो है वो डायलॉग के जरिए ही हल होते हैं और पीपल्स पार्टी भी इस पे यकीन रखती है, दीगर जमातें भी इस पे यकीन रखती है। तो इंशाअल्लाह ताला लेट्स सी कि थोड़ा सा टाइम दें, उसमें बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। हम कोई ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी कोई आइसोलेशन में रहना चाहती है। पीपल्स पार्टी ने ही PDM बनाई थी, हम ही इसके होस्ट थे, हमने ही सारा कुछ किया है। तो हम अपने बनाए हुए इत्तेहाद को कैसे खत्म कर सकते हैं? थोड़ा टाइम दीजिए, ये मसाइल जो हैं ये डायलॉग के जरिए हल होते हैं और इंशाअल्लाह ताला होंगे। राइटली सेड। उस्मान बसरा साहब, आपसे जानना चाहूँगा, वज़ीर आज़म साहब भी मुसलसल बयान देते हैं PDM पे, बाकी भी आपकी जमात के सभी लोग बात करते हैं। अभी जो मुर्तज़ा साहब फरमा रहे हैं, इनके बकौल अभी वक्त दीजिए, ऐसा नहीं है कि कुछ मामला ख़त्म हो गया। आपने तो कह दिया कि ये तहरीक ख़त्म हो गई, नाकाम हो गई, नहीं चल पाई, लेकिन PDM डिटर्मिन्ड है कि नहीं
एक डेडलॉक है, एक इख्तलाफ राय है, वो हल हो जाएगा, दूर हो जाएगा? इज़ इट टू अर्ली फॉर द गवर्नमेंट टू स्टार्ट सेलिब्रेटिंग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बहुत शुक्रिया आपका भाईजान। देखिए, मैं बड़े गौर से बातें सुन रहा था दोनों पार्टिसिपेंट्स की। चलें, नौशीन ने तो कहा कि वो टीवी देख ही नहीं रही, सो उन्होंने अपनी अंदाज़न गुफ्तगू कर दी। लेकिन आज मुर्तज़ा हमारे भाई के पास भी कोई लॉजिक नहीं है, मतलब सिरे से कोई उनकी बात मैं समझ ही नहीं पाया वो क्या कहना चाह रहे हैं, कोई जोड़ ही नहीं रही। मसला ये है कि जब आप अपने एक स्टैंड से, जो बोगस था ऑफ कोर्स, उससे आपको हजीमत उठाना पड़ी है। अब ये आप अलफ लैलवी दास्तान कोई भी सुना सकते हैं, ऐसे है जमहूरियत ऐसे होती है, हम सबको पता है जमहूरियत क्या होती है, हमें पता है, हमें मालूम है कि खंजर उठेगी न तलवार तुमसे, क्योंकि ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। आप लोग पहले दिन से पाकिस्तान के अंदर जो भी सियासत फरमा रहे हैं अपोजिशन के और ये पीडीएम के छत्तर छांव तले, इसके पीछे ना अवाम का कोई मसला है, ना अवामी मसाइल हैं, ना आपने कभी अवामी मसाइल पे बात की है। एक चीज़ जो इसके ऊपर वाजिया थी वो थी आप एनआरओ लेना चाहते हैं, नंबर 1। दूसरा, आप लोगों के सामने, दुनिया के सामने, बस सब किससे एनआरओ लेना चाहते हैं? वज़ीर आज़म साहब से एनआरओ लेना चाहते हैं, किससे लेना चाहते हैं? जी, जब हम एनआरओ की बात करते हैं, इसके ऊपर भी हम डिटेल के ऊपर बात करेंगे कि किससे लेना चाहते हैं। ऑफ कोर्स हुकूमत से एनआरओ लेते हैं ना। जनरल मुशर्रफ से एनआरओ किसने लिया था, कैसे लिया था, आपको पता है? ये बसरा साहब वो डिक्टेटर थे। बसरा साहब, आप तो जमहूरी लोग हैं, वो तो डिक्टेटर थे सर, डिक्टेटर थे, एब्सोल्यूट पावर के साथ बैठे थे। मामलात बड़े फ़र्क होते हैं सर डिक्टेटरशिप में और नॉर्मल गवर्नमेंट में। ये तो एक जमहूरी हुकूमत है। आप किस तरह से? अब मेरे पास तो वो 34 पॉइंट अभी मेरे और कागज़ वो सामने पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब हमने इनसे कहा कि आइए बैठिए, फेटअप के ऊपर, कौमी मुफाद के ऊपर बात कीजिए, जो 34 हमें नकात लिख के दिए थे, वो एनआरओ तो है भाईजान, और एनआरओ किसे कहते हैं। लेकिन अभी हम उस बहस से हट जाएंगे। पूरी पाकिस्तान की कौम और बच्चा बच्चा जानता है एनआरओ का हसूल नंबर 1, माले हराम को बचाना नंबर 2, मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम की फ़िज़ा कायम करके दुनिया भर को तासुर देना कि पाकिस्तान सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है और अपने डिज़ाइन किस्म के उससे नताइज लेना। इसके अलावा पीडीएम के कट का कोई मकसद नहीं है। आप मुझे बताइए, इस्तीफ़े तो एक बात है ना जी, अच्छा जी, वो पीपल्स पार्टी तो इस्तीफ़े नहीं देगी, पहले दिन से सबको पता है। क्या अरसलान आपको नहीं पता था कि इस्तीफ़े नहीं देंगे? मुझे नहीं पता था, मुर्तज़ा को नहीं पता था, सारी दुनिया को पता इस्तीफ़े नहीं देंगे। तो क्यों अब मुस्लिम लीग नून तो इस्तीफ़ों के ऊपर डिटर्मिन है ना। तो कल होना तो ये चाहिए था कि पीडीएम की आखिरी अलविदाई वो जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर ये अपने अरकान के इस्तीफ़े तो दें, खुद तो मुस्ताफ़ी हो। फजलुर रहमान साहब अपने बेटे को तो मुस्ताफ़ी करें, पार्लियामान से तो निकलें। एक तरफ ये पार्लियामान में रहे जाने के लिए मरे जा रहे हैं, दूसरी तरफ इस्तीफों के ऊपर एक अजीब सियासत कर रहे हैं। देखिए, मसला ये है कि अब हम सब जान चुके हैं इनकी सियासत बंद गली में जा चुकी है। जब हम पहले दिन से कह रहे हैं कि अंडर 19 गैर तरबियत याफ्ता, गैर संजीदा सियासी बच्चों को आप लीडरशिप देंगे, उसका अंजाम वही होगा जो कल हुआ है। इसके अलावा कुछ भी अंजाम इसका मतवक्को नहीं था। आप मुझे बताइए, एक तरफ मरियम लीड कर रही हैं, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या जिंदगी में अचीवमेंट है? नहीं बस साहब, वो तो मरियम साहिबा तो कहने में यहाँ से लीड कर रही हैं, हर जगह पे वर्चुअली तो नवाज शरीफ साहब प्रेजेंट होते हैं, उधर से आसिफ जरदारी साहब होते हैं। फेसेस बेशक मरियम और बिलावल के हैं, लेकिन साथ उनकी सीनियर क़यादत भी मौजूद है हर चीज़ पर उनको राय देने के लिए, गाइड करने के लिए। अच्छा, ये एक चीज़ बड़ी एक मज़ाक़ा खेज सूरत हाल है, यानी कि पाकिस्तान को जब आप इक़्तिदार के अंदर हों तो आपके अबू लीड करें, जब माल लूटना हो तो अबू लीड करें, जब सरे महल बनाने हो तो अबू लीड करें, जब एवन फील्ड बनाना हो तो अबू लीड करें, टीटियां लगानी हो तो अबू लीड करें, और जब यूं ही इक़्तिदार से मछली बाहर गिरे तो बच्चे लीड करें। मतलब कि ये किस तरह की सियासत है पाकिस्तान के अंदर। देखिए, एक चीज़ कल की मरियम की गुफ्तगू से वाज़िया हो गई, वो बिल्कुल धुंध से निकल के बाहर आ गई, ग्रे एरिया से निकल के बाहर आ गई। पहले भी हमें पता था कि नवाज शरीफ बीमार नहीं है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि निज़ाम को धोखा दे के चले गए हैं, लेकिन कल तो एक बात बिल्कुल वाज़िया हो गई कि वो डर के भाग गए हैं यहाँ से। वो भागे हुए आदमी हैं जो इलाज के नाम पे हवाखोरी कर रहे हैं, वो बिल्कुल बीमार नहीं है। एक लफ्ज़ मरियम ने नहीं कहा कि नवाज शरीफ बीमार है वो नहीं आएंगे। एक चीज़ वाज़िया हो गई, नवाज शरीफ कत्तन लीडर नहीं है, क्योंकि लीडर की दुनिया भर में पाए जाने वाले डेफिनेशन के अंदर बहादुरी पहला इंग्रेडिएंट है।
40 संदूक लेके पाकिस्तान से भागने से शुरू होने वाला ये सफर कभी थमने में नहीं आ रहा। मुझे और आपको बसरा साहब जब आप ये कहते हैं, बसरा साहब जब आप ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब बीमार नहीं है, तो सबसे बड़ा सवाल आपकी हुकूमत पर ही उठता है, आपके उन बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स पर उठता है जो क्रॉस एग्जामिन करते रहे, जिन्होंने इंश्योर किया कि जी वाकई उनको ये बीमारियां हैं, फिर आप ही की हुकूमत में वो बाहर जाते हैं। तो ये सारे सवालात तो बसरा साहब फिर आपसे उठते हैं। खैर, बीमारी उनकी है या नहीं है ये कोई नहीं जानता, अब कितनी है। हमने तो पहले जो रिपोर्ट्स उन्होंने दी पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, हमने माना, फिर आपकी गवर्नमेंट ने हमें बताया कि जी आपने भी क्रॉस चेक कर लिया है, ये बीमारियां हैं, बात वहाँ पर फिर ख़त्म हो जाती है। फिर अब हम आप पे भी यकीन ना करें, उन पे भी ना करें, फिर तो पाकिस्तान की आवाम। आपका सवाल है, एक मुझे इसका रिस्पॉन्ड करने दें, मैं आपको इसका लॉजिकल रिस्पॉन्ड करूंगा। हम कहते हैं नवाज शरीफ साहब बीमार थे, क्या नवाज शरीफ साहब ताहयात बीमार हैं? मैं अभी कोरोना का शिकार रहा हूं, महीना बीमार रहा, मैं ऑफ रहा हूं स्क्रीन से, क्या मैं पूरी जिंदगी के लिए मुझे कोरोना हो गया? अगर नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम थे, वो बीमार थे, ओके बीमार थे भाई, फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट थे। आप मुझे बताइए अब उनको कौन सी बीमारी है? आप तो हवाखोरी करते फिर रहे हैं, कौन से हॉर्ले स्ट्रीट्स के अंदर बाल लगवाने वाले क्लिनिक के अलावा तो कहीं गए नहीं है, कोई डॉक्टर कोई फिजिशियन तो उनको दिखाया नहीं है, किसी हॉस्पिटल में वो एडमिट नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि हमें रोजाना कहते थे प्लेटलेट्स 25 रह गए, 30 रह गए। ठीक है बसरा साहब, यानी कि वो बीमार थे इसलिए आपने बाहर जाने दिया, लेकिन अब वो रिकवर कर गए हैं। मैं एक ब्रेक की जाने पड़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। नौशीन साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूँगा और फिर यकीनन मुर्तज़ा साहब से भी मैं ये जानूँगा, इस वक्त जो कल की बात थी वो तो बहुत ही मुख्तसर थी मौलाना साहब की। आज उन्होंने थोड़ा सा ये जिक्र ज़रूर किया है कि हम पीपल्स पार्टी को साथ रखना चाहते हैं। फिर ये भी उन्होंने बात की कि अगर कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे दिए जाएँ, सूबाई असम्बलियों के ऑप्शन को शायद अब माइनस किया जा रहा है। आप समझते हैं कोई इस तरह का रास्ता निकलेगा कि जिसमें पीपल्स पार्टी को किसी न किसी सूरत में मनाया जाएगा, क्योंकि उनका स्टेक सिंध गवर्नमेंट में है जिसकी वजह से वो नई निज़ाम से अलहदा होना चाहते, तो ऐसी कोई सूरत हाल निकलने की गुंजाइश है? बिल्कुल, अभी मुर्तज़ा साहब भी ये बात कर रहे थे। देखें, ये वी आर वेरी होपफुल कि चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं आएंगी, लेकिन मैं बसरा साहब को थोड़ा ज़रूर जवाब देना चाहूँगी। अभी जिन्होंने गुफ्तगू की एक डिटेल उन्होंने बताई, पीटीआई हमेशा कमेंट बहुत अच्छा करती है एविडेंस के बगैर, और अभी बसरा साहब ने फरमाया कि पीडीएम के जो लोग हैं मरे जा रहे हैं, इनको पार्लियामेंट जाने का भी बड़ा शौक है, इक़्तिदार का भी बड़ा शौक है। तो जो NA-75 का इलेक्शन हुआ उसमें इक़्तिदार की भूख किसकी थी, जो नजर भी आई नेशनल टीवी पे भी और इंटरनेशनली भी। जो लोगों ने देखा वो इक़्तिदार पाने के लिए कौन लोग थे जिन्होंने वहां की अवाम तक को, शहीद हो गए 2 बच्चे और एक बच्चा जिसको गोली लगी हुई है, कितने लोग हॉस्पिटल्स में थे जिन पे तशद्दुद किया गया। तो जिसको भूख है वो नजर आ चुका है, अवाम ने भी देखा है। तो ये बात ना किया करें कि इक़्तिदार की लालच किसको है। दूसरी बात ये कि डेमोक्रेसी का पीटीआई से कोई लेना देना भी नहीं। ये लोग अभी 2.5 साल आए हुए इनको हुकूमत में आए हुए, और ये इनके बस की बात नहीं है। ये मैसेज करवाया करें, क्योंकि जो इन्होंने उस दिन इलेक्शन डे पे किया, क्योंकि मैं टीवी इसलिए नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि मैं बिजी हूँ एक दोबारा री इलेक्शन की तैयारी में, और ईसीपी ने जो एक फैसला लिया उसके अगेंस्ट ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो ये नजर आ रहा है कि इनके जो यूटर्न थे और इनके जो स्टैंसेस हैं वो हुकूमत करने के और लालच के, वो कहाँ तक है वो बिल्कुल नजर आ रहा है। और अब आप बात करते हैं पीडीएम की इस्तीफों की, तो लीडरशिप ने अगर कोई फैसले लिए हैं, जो आपस में उनकी मीटिंग्स भी हुई और पीडीएम के इजलास भी हुए, तो मैं फिर वही कमेंट करूंगी कि बहुत मैच्योर पार्टीज है, उनके लीडर्स भी बहुत मैच्योर हैं, बेशक उनके बच्चे हों, उनकी फैमिलीज हों, सियासत एक नस्ल दर नस्ल चल रही है, तो उनको नॉलेज भी है और पाकिस्तान में रहे हैं वो लोग, उनको पता है फैसले कैसे करने चाहिए। सही, लेकिन वो मौरूसी सियासत का नाम उसको दे दिया जाता है। इज इट गुड और इज इट बैड? नस्ल दर नस्ल चल रही है। माशाल्लाह, आप देखें लीडरशिप वही है वो जो वाकई कुर्बानियां देते हैं, सैक्रिफाइसेस हैं। जेलों में रहना आसान नहीं है सर, उन्होंने एक टाइम अवाम के लिए एक जेल की एक काटी है, वो तंगी काटी है, वो तकलीफें काटते हैं।
लेकिन मैडम इक़्तिदार के ऐवानों में भी तो बैठते हैं वो लग्जरी प्रोटोकॉल्स, वो भी तो उन्होंने ही एंजॉय किए हैं। दिस गोज हैंड इन हैंड मैडम। नहीं, मैं आपको इतना अर्ज करना चाहूंगी, देखिए मेरा तो ये सियासी सफर का भी आगाज हुआ था, एंड नाउ आई कैन से कि एक लीडर को कुर्बानी देनी पड़ती है सर। 24/7 एक गवर्नमेंट जॉब है, लोगों के लिए आपको अवेलेबल रहना पड़ता है। आपकी खुशी गमी आपकी अपनी है, लेकिन यू हैव टू बी देयर फॉर पीपल। तो वो भी तो नेशन के लिए काम उनके किए हुए नजर आते हैं सर। प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे मियां मोहम्मद नवाज और शहबाज शरीफ साहब के भी नाम है, तो आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? नहीं, मैं तो कतन डिनाई नहीं कर रहा, मैं तो यही कह रहा हूं मैडम कि इक़्तिदार भी मिलता है और फिर सोबतें भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। दिस गोज हैंड इन हैंड, ये साथ चलती हैं चीज़ें। यू हैव टू डू एफर्ट टू अर्न दिस। ऑल राइट जी। हसन साहब, आपसे जानना चाहूँगा सर, अगर ये कोई ऑप्शन निकले कि सिर्फ कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे देते हैं, सूबाई असम्बलियों से नहीं देते हैं, सेनेट से भी नहीं देते हैं, तो ये कोई मामला समझ में आता है कि कुछ काबिल कबूल हो जाएगा पीपल्स पार्टी को? बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी, मैं आपका सवाल है उसका भी जवाब देता हूं। मैं बसरा साहब से गुजारिश करूंगा कि बसरा साहब कभी तो थोड़ा सा हकायक को सामने रख लिया कर रहे हैं। उन्हें मेरी लॉजिक भी समझ नहीं आई, उन्हें मेरी बात भी समझ नहीं आई। मेरी उनसे बड़ी अपील है, गुजारिश है कि आप अपना जो नैरेटिव है उससे बाहर आए, आप अपने बयानिए से बाहर आए, आप दुनिया देखें, आप क्या कह रहे हैं, किस किस्म की हज़ीमत की आप बात कर रहे हैं कि हमें उठानी पड़ी। और हम तो पहले दिन से इश्यूज की बात कर रहे हैं। हमें तो हज़ीमत तब होती जब आप पेट्रोल सस्ता कर देते, हमें तो हज़ीमत तब होती जिस वक्त आप आटा, दाल, रोटी, चीनी ये सब कुछ सस्ता कर देते, आप लोगों को सस्ता इलाज दे देते, आप तलीमी मसाइल खत्म कर देते। आपने एक निसाब की बात की थी, आप वो कर देते। आपने 50 लाख घरों की बात की थी, वो दे देते। आप 1 करोड़ नौकरी लोगों को दे देते। आप कोई रोड मैप ही ऐसा दे देते जिससे ये जाहिर होता कि हम तरक्की की तरफ गामजन हो गए और हम इमरान खान के रास्ते की रुकावट थे। हम इस मुल्क में तरक्की नहीं चाहते थे और इमरान खान ने हम सारों से ये चीजें जो है वो छीन के अवाम को दे दी। आपने तो अवाम का जीना जो है वो दोबर कर दिया। आपने अवाम को ऐसी दलदल में धकेला है कि उन बेचारों का उनकी ऑक्सीजन बंद करके रखती है। आज लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। आज आपका कारोबारी तबका है तो वो रो रहा है, आज आपका किसान है, काश्तकार है तो वो रो रहा है। आज अगर आप लाहौर के अंदर चले जाए, चेयरिंग क्रॉस खड़े हो जाए, कोई दिन ऐसा नहीं कोई ना कोई डिपार्टमेंट आके एहतजाज कर रहा होता। कभी लेडी हेल्थ वर्कर्स आई होती है, कभी आपके काश्तकार वहां पे लाहौर में पुलिस के लाठी और डंडे खा रहे होते हैं, कभी तुलबा जो है वो सड़कों पर आए होते हैं, कभी बास्ता वाले आए होते हैं, कभी एनटीए वाले आए होते हैं। पूरे पंजाब से आपने तो असातिज़ा के साथ वो किया है, इसकी मिसाल पूरी पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। बसरा साहब, आप अगर ऐसी बात इल्जाम तराशी की सियासत करते रहेंगे तो वो चीजें हमारे नोटिस भी नहीं है। जिस हराम की आप बात करते हैं, हमारे पास भी हराम के काफी सबूत मौजूद है। क्या मैं अच्छा लगूंगा कि मैं टीवी पे आपको गिनवाता हूँ कि ये है, ये है, ये है? हमें अब खुदारा इन चीजों से निकलना होगा। हमें लोगों की बात करनी होगी, हमें इस मुल्क के जो मसाइल हैं उन पे बात करनी होगी। हमने इस मुल्क को कैसे इन चैलेंजेस से निकालना है, हमें इस पे बात करनी होगी। आप एनआरओ की बात करते हैं, एनआरओ आप कैसे दे सकते हैं? क्या हमारे अगर मुकदमात अदालतों में हो तो क्या आप करेंगे, आप अदालतों को प्रेशराइज करके हमारा एनआरओ करवाएंगे? क्यों आपको आप झूठ बोलते हैं, क्यों लोगों को गुमराह करते हैं? ये कोई ऐसा एनआरओ नहीं है जो आप दे सकते हो। और जिस नवाज शरीफ की आप बात करते हैं जो वो भाग गए और घर चले गए, वो नवाज शरीफ शौकत खानम के डॉक्टर्स ने टेस्ट किए, चेक किया, इमरान खान साहब ने खुद ही नेशनल टीवी पे खड़े होकर कहा कि वो वाकई ही बीमार। तो ये लेकिन सर वो तो बसरा साहब ने क्लैरिफाई कर दिया ना कि वो बीमार थे, अब ताहयात बीमार रहेंगे या ठीक हो जाएंगे, ये एक अलग बात।
मेरी गुजारिश मुझे पूरी कर लेने दे। हम सारे पाकिस्तानी हैं, मैं समझता हूँ सारे मुल्क वतन है, उसमें हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। और हमारी जो आप कहते हैं ना मरूसी सियासत, तो हमारी मरूसी कम अज कम नहीं है। अगर देखनी है तो वो आप परवेज खटक साहब के जाके देखें, जिनके 40 बंदे हैं खानदान के, जो सूबाई असेंबली में भी मौजूद हैं, जो सेनेट में भी हैं, जो कौमी असेंबली में भी हैं। वो मरूसी सियासत होती है। और हर वक्त मरूसी सियासत और बच्चे और जूनियर, ये लाशऊर में होती है। मैं काश्तकार का बेटा हूं, मैं काश्तकारी ना भी करूं तो मेरे ज़हन में वो काश्तकारी के सारे असूल होंगे जो एक कामयाब काश्तकार के लिए होने चाहिए। जिन्होंने 3 नस्लें कुर्बान कर दी इस मुल्क के अंदर जदोजहद में, उनको आप कहते हैं कि वो बच्चे हैं और जूनियर हैं और उन्हें सियासत नहीं आती। आप सियासत सीखें उनसे। मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा कि जितने आपने इधर उधर से लोटे इकट्ठे किए हैं, उनको अगर निकाल दें तो मेरे ख्याल में तो मेरा भाई आपकी सियासत में या पीटीआई की सियासत में वो पहले काउंसलर भी नहीं था। तो आप हमें इस किस्म के ताने ना दें। हम चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब कर दे, आप उस मुल्क की तकदीर बदल दे। लोगों की उम्मीदें वाबस्ता थी, उनको अपनी मायूसी हुई है आपके इस रवैये से और इस नैरेटिव से। लोगों का इस तुरंत को खरीदने वाला कोई नहीं है। आपको अब ज्यादा देर इन बातों के सहारे हुकूमत नहीं चलने देगी। और आपके लिए बड़ा लम्हा फिक्री है, आप कह रहे हैं कि अवाम इनके साथ नहीं है। अगर अवाम हमारे साथ ना होते तो जिमनी इलेक्शन में ये रिजल्ट्स ना आते। आपने एक सीट नहीं जीती जिमनी इलेक्शन में, जहां एक सीट का रिजल्ट रुका हुआ है वहां पे भी आपने 2 बंदे मारे हुए हैं। बिल्कुल सही। हसन साहब आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा आगे बढ़ना चाहूंगा बसरा साहब की जानिब। जो है वो पाकिस्तान मुकम्मल नहीं है इस किस्म। राइटली सेड साहब, बिल्कुल सही। इस मुल्क के लिए भी कुछ करना है। इस मुल्क के लिए भी हमने हमारी बड़ी कुर्बानियां है इस मुल्क के लिए। सही। हसन साहब आपका पॉइंट आ गया। सर मैं बसरा साहब की जानिब बढ़ूंगा। बसरा साहब बाकी बातें एक तरफ हैं, अब हसन साहब आपका पॉइंट आ गया। सर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, आपकी बात हो गई, मैं ज़रा बसरा साहब की जानिब बढ़ना चाहूँगा। बसरा साहब फरमाइएगा, इस वक्त जो एक चीज़ जो एक रियलिटी है वो आम आदमी की हालत ज़ार है और वो सिर्फ हमारे कहने की बात नहीं है, उसकी रियलाइजेशन खुद वज़ीर आज़म साहब को भी है। उनके मुसलसल गुज़िश्ता 1-2 हफ्ते के या माजी के बयानात देखें, क्या वजह है सर कि ओवरकम नहीं कर पा रहे? महंगाई पे, बेरोज़गारी पे, बढ़ते हुए मसाइल पे क्यों इतना मुश्किल हो रहा है? वो आज भी कह रहे हैं कि 2.5 साल आगे मज़ीद हमने मेहनत करनी है। देखिए, मैं आपकी खिदमत में कर्ज करूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह के एक मामला बेहतरी की तरफ जाना चाहिए था, जो प्राइम मिनिस्टर ने एक हाई स्टैंडर्ड एक रखा, उसको अभी अचीव नहीं किया जा सका। हम क्यों इस पे गलत बयानी करें या झूठ बोलें? नहीं जी, बहुत बेहतरी की ज़रूरत है, बहुत काम करने की ज़रूरत है और इसको प्राइम मिनिस्टर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसी थोड़ी बात है कि वो लीडर ने एक बात कर रहे हो, झूठ बोल रहा है और बाकी सारे उसके फिर तालियां बजा रहे हैं। नहीं, वज़ीर आज़म को भी रियलाइजेशन है, लेकिन बहुत से फैक्टर ऐसे हैं जिसके ऊपर डिबेटेबल हैं। जो महंगाई के इशू जिसके ऊपर बात की जा रही है उस पर डिबेटेबल हैं। जो हमने बेहतरी की है वो मैं आपके सामने अभी, जैसे हम कह रहे हैं जी, नए कल से इस्लामाबाद फेज़ 5 के अंदर नए जो पाकिस्तान की हाउसिंग स्कीम है उसकी बैलेटिंग होने जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमने वादा किया था कि हम नए जो आम आदमी को, मुतवसत आदमी को घर देंगे, हमने आपकी जो डॉलर की कीमत है पिछले 1 हफ्ते से वो गिर रही है और रुपया मजबूत हो रहा है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट अपने बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। आप देखें फैसलाबाद के अंदर वहाँ पे आपकी जो पावर लूम्स की इंडस्ट्री है पिछले 30 साल में सबसे बेहतर चल रही है। हमने आपका करंट अकाउंट डेफिसिट ख़त्म कर दिया, आज 440 मिलियन के प्लस में चला गया है। बहुत सारी चीज़ें बेहतर हुई हैं, आपकी फॉरेन रेमिटेंसेज इंप्रूव की हैं, आपके दुनिया से ताल्लुकात अच्छे हुए हैं। अमेरिका आपसे डू मोर नहीं कह रहा, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अभी मैं दोबारा आपके सामने ये रखूँगा। देखिए, अभी हालांकि ये डिबेट का मौजू नहीं था, लेकिन मेरे भाई बार बार हमें पूछ रहे हैं कि मैं एक वकील हूँ ना, मैं बताता हूँ NRO कैसे होता है। देखिए, NRO की आपने हमें कहा कि नैब के कवानीन में तब्दीली कर दें। जब आप कहते हैं कि 1990 से जो केसेस बनाए गए नैब ख़त्म कर दें, इसको NRO कहते हैं। जब आप कहते हैं कि इतने सर्टन करोड़ की रकम यानी कि 99 करोड़ जो है उसको नैब के ऑर्बिट से निकाल दें, इसको NRO कहते हैं। ये तमाम चीज़ें आपने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने हमें इन राइटिंग लिख के दी हैं
कि 36 टोटल नैब के कवानीन है, 34 को तब्दील कर दें। इसको एनआरओ कहते हैं, जिसके बाद जरदारी साहब, उनकी बहन, उनके कायम मुकदमात, नवाज शरीफ, उनके भाई, उनके बच्चों के ऊपर कायम मुकदमात खत्म हो जाएंगे। इसको एनआरओ कहते हैं। और आपने ये एनआरओ हमसे फैटफ के बदले में मांगा था। फैटफ जो पाकिस्तान का एक अहम कौमी इशू था, जिसके ऊपर कानून साजी पाकिस्तान की एक शहरत को बचाने की मुतरादिफ थी, उसमें आपने कहा था कि ये करें तो हम आपको वोट देंगे। इसलिए मेरे भाई, ये कौम को पता है कि आप किसके लिए मेहनत कर रहे हैं। एनआरओ और माले हराम को बचाने के अलावा कोई जंग नहीं है। और दूसरी बात यह है, अभी मेरी बहन बड़ी कह रही थी, देखिए मैं ये समझता हूँ क्योंकि वो खुद मरोसी सियासत की पैदावार है, मुझे ये बिल्कुल फैक्ट है। उनके वालिद साहब नहीं तो अब वो आ गई हैं, नवाज शरीफ नहीं तो उसकी बेटी आ गई है। क्यों पाकिस्तान की बाकी माएँ बाँच हो गई हैं? NA-75 में माएँ बाँच हैं, वो पैदा नहीं कर सकती कोई लीडर। पाकिस्तान की सियासत में क्यों हमें वसीयत और नसीहत के ऊपर ही चलना है? किसी सूरत पाकिस्तान मरूसी सियासत का मुतहम्मल नहीं हो सकता। और अगर कोई लायक पूत हो तो आगे आए, लेकिन मरीम जैसे बच्चे आगे आए जो कैलिबरी फॉन्ट जिनके माथे पे चमक रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में जाली डॉक्यूमेंट जमा करवा चुके हैं। एक मुझे बताएं कि मरीम जब से सियासत में आई है, एक सच बता दें जो उन्होंने बोला हो। एक सच नहीं बता सकते। इसलिए मेरे भाई, ये जो PDM का मंतकी अंजाम होने जा रहा है और इसका 90% हमारे सामने आ चुका है, ये एक नापुख्ता सियासी लीडरशिप जिसको आपने आगे लगाया उसका नतीजा है। और मेरी बहन जो है वो बड़ी माशाल्लाह गुफ्तगू कर रही है। मेरे ख्याल में उनको मेरा मुकम्मल तारुफ नहीं है। इनका हल्का और मेरा हल्का नेबरहुड के अंदर है। मुझसे मत पूछें कि वहाँ पे लोगों को कत्ल किसने किया। आपने कत्ल भी किया और सीना चौड़ा करके कातिल भी हमें कह रहे हैं, यानी कि हमारे लोगों को कत्ल किया गया, इलेक्शन हमारा चुराया गया और आप हमें बात कर रहे हैं। सर आपका बसरा साहब कैसे चोरी हुआ इलेक्शन? वो तो पूरा का पूरा ओपन एंड शट केस है सर। सारा मामला, लोग धुंध में गायब हो गए, पहुंच नहीं पाए। ये सारा आपके पंजाब में हुकूमत है, विफाक में हुकूमत है, मशीनरी सारी आपके ताबे, बड़ी जोर रखती है मुस्लिम लीग नून के, फिर भी ये सारे काम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हमारे साथ ज्यादती होगी। इक़्तिदार में भी आपके साथ ज्यादती, इक़्तिदार से बाहर भी आपके साथ ज्यादती। मजलूमियत की इंतहा नहीं होती जा रही सर? बहुत ज्यादा इनके साथ ही मजलूमियत की इंतहा इन्हीं की साथ है। अरसलान, मैं आपको बताऊं, मैं आपको पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, और ये बातें ऑफ द कैमरा पूरी की पूरी अपोजिशन मानती है कि इन तमाम इलेक्शन के अंदर हुकूमत की इंटरफेरेंस ज़ीरो थी। हमने किसी को कतन कोई दबाव का सामना उसको नहीं करना पड़ा। और क्योंकि अभी NA-75 मौजूद बहस है, ये बताएं, नशीन से पूछे ना, वहाँ पे जो DSP साहब अपॉइंट थे वो किस मुस्लिम लीग नून के जो MNA हैं, जो कैंपेन इंचार्ज थे, उनके साला साहब हैं। ये हुकूमत जिसको इमरान खान हेड कर रहे हैं, ये कतन भी सियासी विक्टिमाइजेशन पे बिलीव नहीं रखती। और इन्होंने डस्का के अंदर हमारे कारकुनों को कत्ल किया है। इनकी क्या रेपुटेशन है मैं इसलिए कहना नहीं चाहता हूँ। ये खातून है और उसके पीछे झुक जाएंगी, वरना इनके वालिद साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे उनकी, इनके भाई की। और वो दुबई में जब पकड़े गए, वो किस मामले में पकड़े गए, वो वहाँ पे क्या कारोबार करते हैं, हमें सब मालूम है। अच्छा, लेकिन कहते इसलिए नहीं है कि टेलीविजन की स्क्रीन पे मैं बैठ के कहूँगा तो ये खातून है, ये फौरन तौर पे औरत के पीछे छुप जाएंगी, ढाल के पीछे। मसला ये है कि हमने किसी भी इलेक्शन के अंदर सियासी इंटरफेरेंस नहीं की है, और ये बात अल्हम्दुलिल्लाह फैफन ने भी एक्सेप्ट किया है। ये तो एक उम्मीदवार है ना, ये क्या कहेंगी, बाकी वो हम एक लीगल बैटल लड़ रहे हैं। आज की डेट के अंदर इनका बोगस बयानिया, ख्वाह वो डस्का के अंदर हो, इनका बोगस बयानिया नवाज शरीफ की बीमारी का हो, इनका बोगस बयानिया इस्तीफे देना हो, इनका बोगस बयानिया आर या पार हो, इनका बोगस बयानिया के इमरान, देखे ना कल उन्होंने एक खातून वो उठ के उन्होंने कह दिया इमरान खान कातिल हैं। मैं इससे बड़ी भी कोई हड़बोंगी हो सकती है, इससे बड़ी भी कोई नापुख्ता बात हो सकती है कि आप मुल्क के वज़ीर आज़म के ऊपर एक ऐसी बात के लिए इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिसका आपके पास करीम क्यास भी कोई सबूत नहीं है। आप यहाँ पे उठते हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, आपके पास कोई सबूत नहीं है। आप इलेक्शन धांधली का कहते हैं, आपको कहते हैं सबूत लेके आए, कोई सबूत नहीं है। इसलिए मेरे भाई अब सियासत आगे चलनी है मुदब्बराना तरीके से, आपकी सेंसिबिलिटी से चलनी है। पीपल्स पार्टी ने बड़ा राइटली सेड बसरा साहब, मैं एक ब्रेक की जाने बढ़ूंगा। ब्रेक से वापस आकर अब आपने कुछ ना कह के भी बहुत कुछ कह दिया है नौशीन साहिबा के हवाले से, तो फिर मैं उन्हीं से ही जानने की कोशिश ये कर लूँगा कि क्या कारोबार है और क्या रिप्यूट है। और फिर एक और आपने जो पॉइंट रेज़ किया इदारों पर बात करने का, मैं उस पर भी जवाब लूँगा। ब्रेक के बाद साथ रहिए।
जी वेलकम बैक। नौशीन साहिबा, बसरा साहब ने बहुत सारी बातें कर दी हैं, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप क्लैरिफाई खुद ही करें, क्योंकि इन्होंने बातें ना कह के अभी बहुत कुछ कह के बहुत सारे इल्ज़ाम आप पर लगा दिए। मैं ने कहा कि मैं उनको जानती नहीं, तो एक फूड के बारे में नहीं जानती, क्योंकि जिससे उन्होंने जो अल्फाज अभी एक माओ के लिए, डक्का की औरतों के लिए यूज किए हैं, मैं उसकी बड़ी मजम्मत करती हूँ और पुरजोर। क्या यूज किया मैंने लैंग्वेज जी? बांच का वर्ड औरत के लिए किसी के लिए भी यूज करना सर इट्स नॉट राइट। मैंने ये कहा कि माएँ बांच नहीं होगी, लीडरशिप पैदा नहीं कर सकती और मोदी जी चले बस साहब आप उनकी क्लैरिफिकेशन आने देना, बात आने दें उनकी। जी नौशीन साहब। सर सबसे पहली बात, आई कंसीडर माई सेल्फ अ स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट इन डक्का NA 75 अल्हम्दुलिल्लाह। जो ये कैंडिडेट कर आए थे वो दफा जा रहे हैं इंशाल्लाह। सेकेंडली, एक मुझे फीमेल कंसीडर ना किया जाए, की सीट अगर मेरी थी, जिस तरह मैंने उसकी फाइट की, मैंने ये अर्न की। आप उससे आते हैं, आपने मेरी फैमिली की बात की सर, तो आप किस तरह ये बात कर सकते हैं विदाउट एनी एविडेंस? पहले तो मुझे आप ये बताएं, क्या आप आए हैं तो वहां कुछ ऐसा देखने के लिए? मैं बता देता हूँ। सेकेंडली, आपके भाई दुबई में किस केस में गिरफ्तार हुए थे? आपके भाई दुबई किस केस में गिरफ्तार हुए थे, ये बता दें। आपने उसकी, अब मेरा ख्याल है किसी दिन मुझे उसकी डिटेल्स भी देनी पड़ेंगी, जिस बारे में ये अभी जो बोल रहे थे, हमारे पे ये इल्जामात लगा रहे हैं। मेरे फादर 5 दफा MNA रहे, पीपल्स पार्टी भी गवर्नमेंट में आई, PTI भी गवर्नमेंट में आई, और 2.5 साल से पहले, 2.5 इलेक्शन से पहले क्या जो है PTI के वजीर आजम, वजीर आला सो रहे थे? शाह साहब की डेथ को तो 8 मंथ्स हुए ना। अगर इनको ये पहले पता था तो इन्होंने क्यों मेरी फैमिली के खिलाफ एक्शन नहीं लिए? वो दुबई वाली बात क्लियर कर दें मैडम। पहले आप मुझे इसके बारे में आंसर देंगे कि मेरी अगर फैमिली ये कारोबार कर रही थी सर, तो आप 2.5 साल पहले से 2.5 साल से करने थे, तो आपने अभी कहा ना कारोबार है नहीं। आपने सर, आपने बहुत बसरा साहब, आपने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है, बहुत बड़ा इल्जाम लगाया आपने। तो कैंपेन के ही दिनों में मेरा भाई क्यों पकड़ा आपने? उससे पहले क्यों नहीं? किस बात पे? किस बात पे? आप बताएं कि आप लोगों ने क्या पर्चा करवाया मेरे भाई? आप कह रही हैं, आप ही कह रही हैं कि मैंने आपके ऊपर कोई ऐसे कारोबार के इल्जाम लगाए, तो मैं पूछ रहा हूँ कौन से कारोबार के इल्जाम आप समझिए लगाया आपने? बताया ना क्या कारोबार करते हैं, तो बताएं ना क्या करते हैं, बताएं क्या करते हैं? हम लोग मजहबी लोग हैं, हम लोग एग्रीकल्चरिस्ट को कारोबार नहीं। कारोबार क्या है मैडम, ये बता देना नौशीन साहब। हम लोग मजहबी कारोबार नहीं है, लोग हैं नौशीन मजहबी होना कारोबार नहीं है, हम कारोबारी लोग भी नहीं है, हम जमींदार लोग हैं। बस सब एक सेकंड मुझे दीजिएगा। आप कह रही थी मैं कारोबार के इल्जाम लगा रहा हूँ आपके ऊपर। नौशीन साहब पूछ रहे हैं क्या इल्जाम आप लगाते हैं? मैं तो पूछ रहा हूं। मैं बसरा साहब मुझे एक सेकंड दीजिएगा, बात आपकी आ गई। मैं जानता हूं दोनों चीजें। नौशीन साहबा एक तो बता दीजिए कारोबार क्या है, वो जो भी है बता दीजिए। और आपका भाई दुबई में आप सर बसरा साहब आप मौका देंगे तो ये दोनों चीजों का जवाब ये खुद देंगे, मैं चाहती हूँ ये जवाब दें। नहीं मैडम, ये तो आपसे सवाल है ना, एक तो बहुत सिंपल सा सवाल है, आप क्या कारोबार क्या है? मैं उसका जवाब दे रही हूँ। हम लोग जमींदार लोग हैं सर, वी आर एग्रीकल्चरिस्ट, हमारी जमीनें जमींदार लोग हैं, हम कारोबार कुछ भी नहीं करते। आपका जवाब आ गया। दुबई वाली बात आप बता दें क्या मामला था मैडम? दुबई वाली बात, यही बात मैं आप ये बात, इसका भी जवाब ये देंगे, मैं चाहती हूँ ये जवाब दें, बस सब जवाब दें। अच्छा इसका मैं ही जवाब दूंगा। चलें आप ही बता दें। मैं लड़ रहे तो आप जगह पे वहाँ पे आके बसरा साहब चलें बता देना, अभी एक मिस्ट्री आपने बनाई थी। मैं इतना बात इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि अपनी कारकर्दगी तो दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन जो आप अपनी कारकर्दगी बताएं ना, आप कैंडिडेट है ना, आप कह रही हैं बड़ी कैंडिडेट हूँ। नौशीन साहब आप बता दीजिए ना, आगे चलते हैं फिर खत्म करें इस बात को, ये क्लैरिफिकेशन। एक इलेक्शन लड़ा, मैं अपनी कारकर्दगी नहीं बताऊंगी। मैंने रियासत के खिलाफ एक इलेक्शन जो PTI के वजीर आजम, स्टेट के वजीर आजम होने चाहिए थे पाकिस्तान के, और दुबई वाली बात बताएं ना, दुबई में क्या कारोबार वाला मसला है वो बताएं। कोई दुबई, फिर वही बात, कारोबार का नाम आप नहीं लेंगे सर, बच्चे होते हैं, पॉलिटिक्स की बात भी ना करें। अच्छा मुझे बताएं, अच्छा हुआ क्या था मैडम, दुबई में क्या हुआ था? बसरा साहब आप भी जरा मौका तो देना बोलने का, या मुझे सवाल कर लेने दें। अब मैडम आगे चलना है, इस बात को खत्म करें। आपने जैसे कारोबार बता दिया कि आपकी जमींदारा है, इसी तरह दुबई में क्या मामला था? लेट्स फिनिश इट, क्लैरिफिकेशन आ जाए, जवाब जान लें। प्लीज मैं भी चाहती हूँ, आस्क हिम टू आंसर।
ये बड़ी बात करते हैं, मैं इसको लाइट नहीं लूंगी बिकॉज ये मेरी फैमिली से आती है, ये चीज बीइंग अ फीमेल नहीं लूंगी मैं एज अ कैंडिडेट लूंगी और सैयदादी होने पे लूंगी, क्योंकि ये बात बार बार मैं सुनती हूँ। इसके पीछे मत छुपिए आप। अच्छा चलें बसरा साहब, नहीं, लेट्स फिनिश इट। बसरा साहब आप बताना चाहेंगे या मैं आगे बढ़ूं? बसरा साहब मेरे ख्याल में नौशीन की जहाँ पे ज़ुबान आके रुक जाती है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब ये सैयदादी होने के पीछे आ रही हैं। ऐसी मजहब, पहले आप कह रही हैं हम मजहबी फैमिली हैं, फिर कह रही हैं हम जो हैं। अच्छा सर बसरा साहब इसको देखिए, आप जाती बात बहुत हो गई ना, अब आपने एक इल्ज़ाम लगाया है, आप वो इल्ज़ाम क्लियर कर दें कि क्या मामला था। मैं फिर इनसे पूछ लूंगा, आप ठीक कह रहे हैं, क्या हुआ क्या था दुबई? अरसलान मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने ये कहा कि इनके भाई जो वहाँ दुबई में गिरफ्तार हुए थे, किस मामले पे गिरफ्तार हुए थे, ये क्योंकि कैंडिडेट है, हमें जानने का हक है, तो ये बता दें, जो भी बताएंगे हम मान लेंगे। वहाँ सब्जी पे गिरफ्तार हुए, बेचते हुए, क्या वहाँ कोक पीते हुए गिरफ्तार हुए, पिज्जा खाते हुए गिरफ्तार हुए, एयरपोर्ट के क्यों हुए थे एयरपोर्ट पे? तो हम तो इतना पूछ रहे हैं, आप कैंडिडेट हैं, मेरे बारे में बात करें, मैं गिरफ्तार हुई हूँ। चलें जी मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं इस बात को, मेरा नहीं ख्याल है कि नौशीन साहिबा भी अब जवाब देना चाह रही हैं। बसरा साहब आप भी नहीं बता रहे, जवाब है नहीं ना उनके पास। अगर आपको पता है फिर सर आप बता देना। मैं आप नहीं जानती, बहुत बेहतर है, लेकिन अब आपके बारे में मैं जानना जरूर चाहूंगी। लेकिन मैं इसको टेक एट लाइटर नोट, लेकिन मैं जिम्मेदार फैमिली से हूँ, मैं अपने बारे में ये जरूर कह सकती हूँ। राइटली सेड मैडम, पॉइंट आ गया। बसरा साहब आपका आ गया। मैं ज़रा हसन साहब से जान लूँ, गुफ्तगू तो वो भी सारी सुनी रहे थे। हसन साहब आप मुस्तकबिल क्या है? फॉर द टाइम बीइंग हम ये सोचें कि कुछ ब्रेक लग गई है अब सारी तहरीक को, या ये मामला कुछ आगे अब तेज़ी से चलेगा, या चांसेस कम है? सर प्रिसाइज सा जवाब मुझे दे दें। नहीं, किसी हवाले से भी ब्रेक नहीं लगी, ये सिलसिला है और ये चलता रहना है, और इसकी जो मुस्बत पेशरफ्त है वो इंशाअल्लाह ताला होगी। हमें पूरी उम्मीद है कि जब भी क़यादतें मिल बैठेंगी वो मुस्बत फैसले करेंगी। और बात तो इश्यूज़ की है अरसलान साहब, मैंने पहले भी गुजारिश की, बसरा साहब कोशिश करते हैं बात को घुमा फिरा के और डी ट्रैक करके, और किसी टाइम किसी की किरदार कशी, किसी टाइम क्या, वो तो हर वक्त इस कोशिश में होते हैं कि किसी तरीके से किसी की किरदार कशी होती रहे। ये मेरा नहीं ख्याल कि इन इश्यूज को आदमी को इस तरह, अगर कोई है तो या तो ये खुद बता देते, अब इल्जाम भी लगाते हैं, इल्जाम लगाना इनकी सियासत है जी। अब मैंने पहले भी इनसे गुजारिश की है कि जो आप कहते हैं माले हराम और इस किस्म के लफ्ज ना इस्तेमाल किया करें, खुदा के लिए ना किया करें। हमें जबान जेब नहीं देती, जो हमने कहने हैं वो बड़े बड़े भारी अल्फाज होंगे, तो ये मुनासिब नहीं है। हमारे साथ आपने बात करनी होती है, सियासी गुफ्तगू करें, सियासी बात करें। आपने कहा कि हमने कहीं पे भी इन्फ्लुएंस नहीं था हुकूमत का और इंतखाबात में रिगिंग नहीं हुई। तो जनाब आपका इलेक्शन कमिश्नर जो था वो कह रहा था कि मेरा राब्ता चीफ सेक्रेटरी से नहीं हुआ, मेरा आईजी से नहीं हुआ, 3 बजे मेरा राब्ता हुआ, फिर उसके बाद वो नहीं मिले। आपके इलेक्शन कमीशन ने राइटली सेड हसन साहब, पॉइंट आ गया। मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं तीनों मौजूद मेहमानों का। आज के प्रोग्राम से इतनी। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।